हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? तो कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल। बढ़िया कि नहीं? और सभी लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो भैया? तो बता दो एक बार तो। चलो, देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग, ठीक है, जो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले देखो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने कॉपी में किए होगे। अगर किए होगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं किए होगे तो इन सब सारे क्वेश्चन को कम से कम एक जगह नोट कर लेना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बुक के हैं। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जानते हो कि सिंपल क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है और एक आध दो क्वेश्चन होता है जो थोड़ा टफ आ जाता है। तो ये वही सब क्वेश्चन है जो इजी इजी क्वेश्चन है, और उसमें तीन चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े कठिन होंगे। तो अगर आएंगे, अगर तुम्हें सब आ रहा है तो अच्छी बात है। और अगर नहीं आ रहा है तो बस ये काम करना कि इन सारे क्वेश्चन को एक जगह नोट करना। और जब भी तुम्हें पढ़ने का मन करे, गलती से कहीं मन कर दिया पढ़ने का, तो जो ये सब क्वेश्चन है इनको सबसे पहले एक बार देख लेना, समझ लेना, और हो सके तो भैया याद कर लेना। और यही बार बार देखो बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तो एकदम रट जाना चाहिए। क्लियर है? तो शुरू करें। तो शुरू करेंगे तो यार सभी लोग पहले एक कॉपी और पेन ले लो भैया, हल्का सा। ठीक है, मतलब रफ कॉपी ले लो कि क्वेश्चन को जब दिखाया जाए तो उसे थोड़ा सा लिख के सॉल्व करो शॉर्ट में। उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और लास्ट में बताना कि टोटल तुम्हारा कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस देख रहे हैं, देखने से आ जाएगा। देखने से तो आ जाएगा लेकिन बाद में भूल जाओगे। इसलिए लिखना जरूर, ठीक है, थोड़ा सा भी लिखना जरूर। थोड़ा सा अपना हाथों हिलाना, तब जाके कुछ काम होगा ना। चलो, तो शुरू करते हैं। चलो, तो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो भी स्टूडेंट देखो नए हो, ठीक है, जो भी तक कहीं पढ़े नहीं अच्छे से ना, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं चलो अब थोड़ा टाइम बचा है, 5-6 महीने पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 5-6 महीने बचा है, अब थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरा रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा भी अगर हल्का फुल्का मन कर रहा है। ठीक है, अगर पढ़ने का मन है, देखो शिखर बैच 2.0 है। देखो इस बैच में तुम्हें, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई बीच से नहीं, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर स्टार्टिंग से, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और देखो इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है, अगर कोई क्लास छूट गया तो उसका रिकॉर्डेड क्लास होगा, उसे भी बाद में तुम देख सकते हो, उसे नोट कर सकते हो। ठीक है, और लाइव डॉट क्लास होगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, मतलब जो भी तुम क्लास किए रहोगे उसका पीडीएफ होगा। तुम चाहो तो अपना क्लास कर रहे हो वहां से नोट्स अच्छे से बना लो, या फिर क्लास नोट्स के बाद, मतलब क्लास खत्म होने के बाद जब पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ से अपना नोट्स अच्छे से बनाओ, क्योंकि यार नोट्स जानते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, और तुम्हें दिया जाएगा स्टडी मटेरियल। ठीक है, जानते हो कि जो स्टडी मटेरियल होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं मिलेगा तुम कैसे पढ़ोगे? और देखो स्टडी मटेरियल में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी तुम्हारे पिछले साल जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके बाद सही महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर दिया जाएगा, जिससे भी तुम लगाओ और प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद टेस्ट, देखो टेस्ट देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट, और फिर जो पेपर होंगे पिछले 5 साल के पेपर, क्योंकि पिछले 5 साल का पेपर ही लगाना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे पहले जाओगे तो वो एनसीईआरटी से पहले का आ जाएगा। हमको एनसीईआरटी के लेवल का ही पूरा लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी के लेवल का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, उसके बाद मन करेगा तो कुछ भी लगाना। चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो बताओ सभी लोग इसका आंसर क्या आएगा। और सभी लोग को ट्राई करना है कि जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आंसर देना है, और किसी का देखी देखा नहीं करना है ना, अपने से करना है। और अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आराम से रफ कॉपी लिए हो उसमें आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद बड़े ही आंसर लेट दो लेकिन सही दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करने चक्कर में तेज बन रहे हैं, तो तेज नहीं बन रहा है, आराम से सॉल्व करना है और आंसर सही सही कमेंट करना है। क्लियर है? चलो, उम्मीद करेंगे बात दिमाग में चली गई होगी तुम लोग के। ये बताओ, क्वेश्चन है पहला कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है, बराबर है, इसका मान कितना होगा बताना है। बताओ फटाक से एक बार।
एकदम सिंपल है, इतना सिंपल तो आना चाहिए ना। ठीक है चलो, तो देखो जिसका भी आंसर ख है माइनस में पाई बाई 3, तो भैया वो बहुत बहुत सही आंसर है, ये आंसर सही होगा। ठीक है, कैसे होगा देखो बता दे रहे हैं। देखो tan इनवर्स रूट 3 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan में कितने अंश का मान, इसे बोलते हैं tan में कितने अंश का मान रूट 3 होता है, तो बोलते हैं कितना 60 अंश। 60 अंश को लिखते हैं पाई बाई 3। ठीक है, देखो इसमें इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई और हो जाएगा प्लस। देखो सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 का मतलब होता है सेक में कितने अंश का मान 2 होता है। अब सेक में कितने अंश का मान 2 होता है, इसका उल्टा कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है। उल्टा करेंगे ना कॉस में, तो कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो 60 अंश का, 60 अंश का। इसको सॉल्व करोगे देखो क्या बोलोगे, देखो ये 60 अंश है, 60 60 120 120 और माइनस 180 कितना होगा। अगर तुमसे बोले कि 60 60 120 माइनस 180 तो आएगा कितना -60। -60 का मतलब कितना माइनस पाई बाई 3 हमारा आंसर। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये बता दो आप ना, फटाक से आंख बंद करके बताना है, एकदम सही सही। ठीक है, कैसे भी करके बाबा जी का नाम लेके बताओ, या सॉल्व करके बताओ, या नकल मार के बताओ। ठीक है, बस सही सही होना चाहिए। और ये रहे कि यहाँ पे तो कैसे कर ले रहे हो ना, नकल मार के बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, हम देख तो रहे नहीं है ना। लेकिन थोड़ा ईमानदार बनना, ट्राई करना, सोचना कि उसे हम बहुत अच्छे से सही सही करें ना, अपने से, किसी में से देखना ना पड़े हमें। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लिया है a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा है, और बोला कि a प्लस a डैश बराबर i हो तब अल्फा का मान कितना होगा। बहुत आराम से बहुत फास्ट तरीके से बताना है, बताओ कितना होगा। ठीक है, बोला है a प्लस a डैश बराबर i, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और सभी लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, कि 20 क्वेश्चन में से तुम कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है ना, तो इसलिए जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत मत करना। ठीक है, तो जिसे तुरंत आंसर नहीं आ रहा है वो आराम से सॉल्व करेगा, सॉल्व करके आंसर कमेंट करो कि सही हो, इससे ये पता चलेगा कि कितना तुम सही किए हो ना, क्योंकि मेरा बस सही होना चाहिए। ठीक है, टाइम सबको मिलेगा अच्छे से। ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं बचाना है, अभी फिलहाल बस तुम्हें सही करना है, तो सही करो और सही आंसर कमेंट करो, और लास्ट में बताओ कि टोटल कितना सही सही हुआ बिना नकल मारे। ठीक है, चलो तो देखो इसका आंसर होगा पाई बाई 3। कितना होगा, इसका आंसर होगा पाई बाई 3। कैसे होगा देखो, क्योंकि हमको पता है ये क्या है, ये देखो साइन अल्फा है, कॉस अल्फा माइनस कितना साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए डैश, ए डैश का मान लिखो फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और फिर साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1। बताओ क्या कोई दिक्कत है, ऐसे होगा ना। तो जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। ठीक है, चलो अब देखो क्या करेंगे, जो 2 कॉस अल्फा इस 1 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 मतलब क्या, कि बोलेंगे यार कॉस में कितने अंश का मान 1/2, कॉस में कितने अंश का मान होता है 1/2, कितने अंश का, तो 60 अंश का। 60 का मतलब कितना पाई बाई 3, तो अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3। उम्मीद करेंगे बात तुम लोग को समझ में आई होगी, अच्छे समझ में आई होगी ना। चलो तो ऐसे करेंगे, आंसर आएगा पाई बाई 3। तो जिसका भी आंसर पाई बाई 3 था बहुत सही था, वेरी गुड था। ठीक है, तो एक बार दांत चियार दो और क्या। ठीक है,
चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, बोला यदि ए एक 3x3 क्रम का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा। बताओ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब होगा, या फिर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, एडजॉइंट का फॉर्मूला जानते ही होगे। ठीक है, यदि जो ए है ए एन कोटि, पता है ना? चलो हाँ, इसका आंसर हो कितना होगा भैया? आंसर होगा ख वाला। तो जिसका आंसर भी ख है भैया वो खरगोश की तरह ख करो और खुशी मनाओ ना कि तुम्हारा आंसर सही है। चलो तो फॉर्मूला होता है कि सर जी एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज दिस की एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 होता है ना। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये कितने कोटि का है? n मतलब कोटि, तो 3 - 1 तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला है, अच्छे से आना चाहिए ना। अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा तो फिर क्या? तुम लोग का खोपड़ी बजेगा और क्या? नंबर आना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, अगर बस तुम डेली क्लास देखो। और ये बात सुनना, क्लास देखने के साथ साथ बैठ के देखा करो। और एक बात, अपने हाथ में पेन और कॉपी लिया करो और ट्राई क्या करो कॉपी पे लिखो। ऐसा नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तभी चलेगा। ठीक है, लास्ट में तुम टोटल बताना तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, कितना आंसर सही हुआ, बस ये चीज बताया करो। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाया करो, उतना क्या करो। ऐसा नहीं कि लाइव चैट करोगे तभी। बात समझ रहे हो कि नहीं? मोबाइल को सामने रख के आराम से अपने हाथ में पेन लेके कॉपी लेके लिखा करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, शॉर्ट में ही लिखा करो, डायरेक्ट आंसर ही लिखा करो, लेकिन लिखा करो। ठीक है, मोबाइल में टाइप नहीं करना है। ठीक है, टाइप करके किसी को दिखाना नहीं है, दिखा के ज़्यादा हीरो नहीं बनना है और हीरोइन भी नहीं बनना है। अपने से करना, कॉपी में करना है, शांत रहना है, शांति से अपना काम करना है। जब रिजल्ट आएगा तो सब जान जाएंगे किसको कितना आता था, किसको कितना नहीं आता था। ठीक है, तो लास्ट में दिखाना है। अभी किसी को मत सॉल्व करो, किसी को मत दिखाओ। अभी बस अपने समझो और अपने अंदर फीलिंग रखो उसको, बाद में सबको दिखाना जब दिखाना होगा तो। ठीक है, चलो ठीक है, तो ज़्यादा चिल्ला के हवा नहीं बनाना है ना। ये क्वेश्चन बताओ, बोला 3x3 कोटि के एक राशि अवयव कुल संख्या कितनी होगी जिसकी। अब देखो ये क्वेश्चन तो हम कई बार बताए हैं और उम्मीद करें कि तुम लोग भी कई बार किए होगे। अगर मेरे सारे वीडियो को अगर रेगुलरिटी के साथ देखोगे तो इतना तो है कि इस क्वेश्चन का आंसर सबको याद होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होता है 512। कैसे होता है ये जिम्मेदारी तुम लोग की है। ठीक है, देखना कि कैसे 512 सर जी होता है। ये क्वेश्चन बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, क्योंकि आव्यूह चैप्टर में एक क्वेश्चन ये बनता है, सिंपल सा आंसर 512। ठीक है, चलो कैसे होता है देख सकते हो। ये आव्यूह चैप्टर के, ठीक है, आव्यूह चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मतलब चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम अच्छे से बताए हैं, समझाएं। उसके बाद भी 1-2 बार करवाए हैं, वहां पर भी बताए हैं, समझाएं, और एक बार तो डायरेक्ट भी करवाए हैं, बताए हैं कि यार इसका आंसर 512 होता है। और जितने लोग भी कम से कम अगर इस क्वेश्चन को 2 बार लगाए होंगे तो याद ही होगा। ठीक है, तो देख लेना। जिसे नहीं आएगा एक बार वीडियो का देखो प्लेलिस्ट बनाए। ठीक है, प्लेलिस्ट जाओगे, मैथ सेक्शन में जाओगे। ठीक है, मैथ में नीचे आएगा तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 में जाओगे तुमको मिल जाएगा। बस इतना तुम्हें करना है, अगर तुम सच में चाहते हो तुम्हें आ जाए तो ना। बहुत फास्ट हो गया? नहीं हो? चलो ये बताओ, लिखा है y बराबर साइन एक्स का स्क्वायर, तो dy अपॉन में dx का मान कितना होगा? फटाक से बताओ, dy अपॉन में dx का मान कितना होगा? गलती नहीं करना है, बहुत आराम से बहुत प्यार से बताना है ना। पता है ना अवकलन करोगे, हमको देखो पता है सर जी जैसे साइन थीटा होता है, अरे पता है ना कि अगर सर y होता है, अगर y बराबर साइन थीटा रहे, ठीक है, तो dy अपॉन में dx, dy अपॉन में d थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cos थीटा। ठीक है, थीटा। तो अगर ये इतना है तो dy अपॉन में dx बराबर कितना हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर है तो cos एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना जाएगा? cos x का स्क्वायर आ जाएगा। इंटू में एक्स स्क्वायर है तो इसका अवकलन 2x आ जाएगा।
ठीक है, कितना जाएगा 2x cos x का स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा, ऐसा कोई होगा नहीं इसको नहीं आया होगा। ठीक है, एकदम सिंपल था यार, कुछ भी कठिन नहीं था ना। चलो ये बताओ, बोला यदि x रूट में 1 प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स बराबर हो तो dy अपॉन में dx का मान कितना होगा, बताओ तो। बोलो महाराज कितना आंसर आएगा। ठीक है, कोई भी बेईमानी नहीं करेगा ना, अगर कोई बेईमानी किया ठीक है तो जान लेना गेम से बाहर सीधे। इसलिए सही सही आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो अपने कॉपी में सॉल्व करो, अपने कॉपी में लिखो और लास्ट में जरूर बता के जाना। और अगर नहीं बता के गए ना तो तुम लोग का खैर नहीं। पूरा एक साथ लेकर आए हैं, करो। जितना चैप्टर पढ़ाया गया है, जितना बताए हैं, उन सब सारे क्वेश्चन को एक साथ लेकर आए हैं तो करो और बताओ कि कितना तुम सही किए ना। और अगर ज़्यादा गलत हो रहा है तो मेहनत करो, एक बार फिर से अपनी कॉपी से रिवीजन करो ना। रिवीजन करने का मतलब बस उसे देखो कि तुम क्या क्या पढ़े हो और कैसे पढ़े हो। नोट्स बनाए होगे ना तो उतना जरूर करना ना, अगर ज़्यादा गलत होता है तो। देखो इसका आंसर आता है -1 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है भैया, इसको इधर भेजो। देखो इसको इधर भेजोगे तो जाएगा x रूट में 1 प्लस वाई बराबर -y रूट में 1 प्लस एक्स। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, हो जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस वाई। इधर स्क्वायर करेंगे भैया, ये हो जाएगा y का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर करेंगे, देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर हमारा हो जाएगा y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे करते हैं, याद आ रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन करवाए हैं चैप्टर 5 का है ना, तो चैप्टर 5 में सारे क्वेश्चन करवाए थे एक बार, अगर देखे होगे तो एक बार करवाए थे और एक बार डायरेक्ट भी बताए थे कि भैया ऐसे कर लो, डायरेक्ट इसका आंसर इतना आता है। वहां से कॉमन करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखो बहुत लोग कर नहीं रहोगे, बहुत लोग तेज बन गए होगे कि यार हमको आ ही रहा, हम क्या करें, इसलिए बोलते देखो आता है ठीक है, लेकिन एक बार उसके सॉल्यूशन को भी शॉर्ट नोट्स के साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार, टाइम है तो लिख के कर लो, ज़्यादा टाइम मत बचाओ। जब टाइम दे रहे हो तो अच्छे से पढ़ो और अच्छे से करो। तो हो जाएगा एक्स वाई, हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स, हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर एक्स इंटू वाई, हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स माइनस वाई बराबर एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, उसको उस साइड कर दो तो माइनस एक्स हो जाएगा एक्स वाई प्लस में वाई। ठीक है, तो माइनस एक्स हो जाएगा, वाई कॉमन करोगे तो कहने का मतलब ये 1 प्लस एक्स ही मान लो, एक्स प्लस 1 को या 1 प्लस एक्स को बात एक ही है। ठीक है, एक्स बचेगा प्लस 1 बचेगा, इतना आएगा। ठीक है, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बता दो। अब वहां से निकाल सकते हो वाई इक्वल टू कितना आएगा। ठीक है, तो देखो वाई इक्वल टू आएगा माइनस, यहाँ पे एक्स कर लो और यहाँ पे 1 प्लस एक्स कर लो। ठीक है, अब इसी का समाकलन कर दो अंश और हर के फॉर्मूले से, तो 1 अपॉन आएगा, माइनस बाहर रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा। आराम से कर सकते हो, उम्मीद करेंगे इतना तो हिंट बहुत है ना, इतना तो हिंट बहुत है। एक बार देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कभी टाइम मिलेगा मोबाइल में तो देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इतना आएगा। कैसे आएगा, ये प्रोसेस है, इसको सेट करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साइड करेंगे, उसको एक साइड करेंगे, तो उस साइड कॉमन करेंगे, इधर फॉर्मूला लिखेंगे, ऐसे कटेगा, माइनस का गुणा करेंगे, इतना आएगा इतना आएगा, और फिर लास्ट में वाई इक्वल टू इतना आ जाएगा। यहाँ पे फिर अंश और हर के फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। इतना माइंड में होना चाहिए ना, क्योंकि इतना अगर रहेगा तो, अगर इतना तुम्हारे माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन पूरा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ये बताओ, बोला यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई हो
तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान कितना आएगा? चलो ये क्वेश्चन बताओ फटाक से। बोला है साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान कितना आएगा हीरो? बताओ फटाक से। तो फटाक से बताओ। बस यही करना है। बस यहीं पर क्या करो, अंश और हर का लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलते हैं? हर, पता है ना, बोलते हैं हर भैया इनटू अंश का अवकलन। याद आ रहा है कि नहीं? हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन, अंश इनटू हर का अवकलन अपॉन में हर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू, इधर क्या है? एक्स है, तो एक्स का अवकलन एक, कितना हो जाएगा? एक। यहाँ पर जाएगा एक। बस अब देखो, जो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है उसको उस साइड भेजोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? देखो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, साइन का अवकलन होता है कॉस वाई। अब क्योंकि वाई है तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा माइनस साइन वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर कितना? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई, और ऊपर देखो ये अवकलन किए, और उम्मीद करेंगे अवकलन करना तो आता ही होगा। बस एंड उसके बाद देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन कर लोगे, तुम्हारा मिल जाएगा कितना? साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। इतना होगा ना? बस तो इतना कर लिए, उसके बाद तो फिर सब तुम्हारा ही है और क्या। देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा भैया, साइन ए प्लस वाई माइनस में वाई। अब बताओ मिस्टर 30 मार्क खान, क्या अब आया कि नहीं? देखो ये तुम्हारा सोचो ए साइन ए कॉस बी, कॉस बी, बस थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है, सोचो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, फिर यहां से एक तुम्हारा कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन ए बचेगा, और जब साइन ए बचेगा तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, चलो तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। ठीक है, और उम्मीद ही कर सकते हैं, ठीक है, और क्या ही कर सकते हैं ना। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आराम से फिर से देखना कैसे सॉल्व किया गया, स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन देखना, और एक बार खुद से करना तो आ जाएगा ना। चलो चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन कौन बताएगा? बोला है यदि ये लिखा है इतना तो एफ ऑफ 2 बराबर 0 है, तो एफ एक्स का मान पूछा है कि बताओ एफ एक्स बराबर कितना होगा? फटाक से एफ एक्स बराबर क्या होगा? ठीक है, और ये शायद चैप्टर 7 का है, शायद क्या चैप्टर 7 का समाकलन है, जिसमें हमें सर एफ एक्स का अवकलज दिया है और एफ एक्स निकालना है। हमको पता है कि अगर सर इसका अवकलन दिया है उसका समाकलन कर देंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा, यही ना होगा? तो कर दो भैया, क्या दिक्कत है? देखो यहाँ हो जाएगा डी ऑफ एफ एक्स, इधर कितना हो जाएगा? 4x के पावर 3 माइनस में कितना? 3 अपॉन में कितना? x के पावर 4। बस अब बस यहाँ पे इसका समाकलन कर लो। देखो यहाँ समाकलन करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ एफ एक्स आ जाएगा।
पता है ना? अरे यार ये पढ़े होगा ना कि अगर dx होता है तो आंसर x आता है, ठीक है। dx तो x, तो d fx है तो fx हो जाएगा, और क्या। यहाँ समाकलन करोगे, देखो ये x के पावर कितना है, x के पावर 3 है, तो x के पावर 4 बटे में 4 तो कट जाएगा, तो भैया x के पावर 4 आएगा। यहाँ पे करो, x के पावर 4 है, ऊपर जाएगा x के पावर -4 हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगाओगे, जब ये जाएगा ऊपर तो x के पावर हो जाएगा -4, सॉल्व करोगे तो -4 + 1, नीचे -4 + 1 आएगा। तो कहने का मतलब x के पावर -3 अपॉन में आएगा -3, तो x के पावर -3 अपॉन -3 तो कट जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बटा में x के पावर 3 और प्लस में c, ठीक है। इतना आएगा, समाकलन कर लेना भैया अच्छे से ना। अब क्या बोला है कि f(2) का मान कितना है, 0 है। मतलब अगर हम x बराबर 2 रख दे तो क्या होगा, मतलब जहां पे x वहां पे 2 रखो भैया, जहां पे x वहां पे 2 रख दो तो हो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 1 बटा में 2 के पावर 3 प्लस में c, ठीक है। अब क्या बोला कि f(2) का मान कितना है, 0, तो f(2) का मान कितना हो जाएगा, 0 बराबर 16 प्लस 1 बटा 8 प्लस में कितना c, तो 0 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 129 हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, आ जाएगा c का मान 129, ऐसे ये आएगा c का मान, ठीक है। तो जब c की वैल्यू आ गई कितना, -129 बटा में 8, तो यहाँ पर रखो, ठीक है। तो हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 बटा में x के पावर 3 माइनस आ जाएगा कितना, 129 बटे 8, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आया होगा ना बस। तो थोड़ा बहुत अगर आया है तो तुम्हें थोड़ा बहुत समाकलन सीखना पड़ेगा, अगर समाकलन करने आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। ये बोला है x इंटू में e के पावर x अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर dx, तो इसका मान कितना होगा, फटाक से बताओ जल्दी से। अगर ये क्वेश्चन एक बार भी किए होगे तो उम्मीद करेंगे याद होगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में, कि सर जी e के पावर x अगर f(x) हो प्लस अगर f'(x) हो, और अगर हम लोग इसका समाकलन करते हैं तो e के पावर x f(x) प्लस में c आता है, ठीक है। और अगर e के पावर x है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें f(x) प्लस में f'(x) बनेगा। नहीं बन रहा तो बनाएंगे, ठीक है, तो बनाओ। और देखो इसमें क्या करेंगे ना, +1 -1 कर दो, और e के पावर x इधर रहने दो, अपॉन में देखो x + 1 का होल स्क्वायर दिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे क्या करेंगे यार, ये कर लो इसके आगे, x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब काटो, देखो कौन सा कट रहा है, कटेगा शायद ये वाला ना, ये कट जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में x + 1, देखो कुछ इस तरह बनेगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा, 1 अपॉन में x + 1 माइनस 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर e के पावर x dx। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, देखो ना ये मेरा f(x) है, अरे कंपेयर करो भैया, देखो सर ये मेरा f(x) हो जाएगा, अगर ये f(x) है तो इसका अवकलन ये है f'(x), ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर 1/x होता है तो 1/x का अवकलन माइनस में 1/x² होता है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, e के पावर x हो जाएगा इंटू में 1 अपॉन x + 1 आएगा, प्लस में c आएगा, ठीक है। e के पावर x इंटू में f(x) आएगा आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, e के पावर x f(x) प्लस में c, ये वाला, ठीक है, ग वाला, ठीक है। तो 9 का होगा ग सही। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ।
अब बताओ, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक बार भी कियोगे तो पता होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। जीरो कैसे आएगा सर? ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, फिर दोनों को जोड़ दो, tan और cot मिलेगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 बन जाएगा, और log 1 का मान जीरो ना। कर लोगे कि नहीं? अरे देखो, ये देखो, बोलोगे आई, सर जी आई इक्वल टू 0 से π/2 होगा, ये जाएगा log, इसे बोलते हैं log 10x dx, इसको बनता है समीकरण नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या, घटाने वाला, तो घटा दोगे तो ये जाएगा log tan, जहां पे x है, x के प्लेस पे होगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस एक्स, तो जाएगा cot x, तो यहाँ पे जाएगा cot x dx। ठीक है, उसके बाद दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2i, 0 to π/2, और पता है कि जब log का जुड़ता है तो भैया मल्टीप्लाई होता है, तो जाएगा tan x इंटू में क्या, cot x dx होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो tan का मल्टीप्लाई जब cot से होगा तो tan बराबर हम लोग लिख देंगे 1/cot x, और ये तो cot x सही, मतलब किसी एक को चेंज कर दो, या cot को चेंज करो या tan को चेंज करो, कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, log 1, और log 1 का मान जीरो, तो मतलब पूरा अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, काम खत्म, कहानी आ जाएगा जीरो। चलो, इसका आंसर बताओ। ये बताओ, देखिए कितने लोग कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से। बोला है 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx का समाकलन कितना होगा। ठीक है, ये सब डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो बार करने के बाद इन सब का आंसर याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है, बार बार आता रहता है, तो एक बार दो बार क्वेश्चन लगाए, 3 बार लगाए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट याद कर लो यार, इसका आंसर तो इतना आता ही है ना। और लिखने के बाद उसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अगर एक बार भी देख लोगे सारा क्वेश्चन, ठीक है, जैसे इन सबको अगर तुम एक जगह लिख लिए एक बार, फिर तुम्हारा कहीं मन किया देख लिए, तो याद हो जाएगा कि यार इसका आंसर ये था, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो आंसर अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। और बुक का क्वेश्चन है, तो जैसी बात है, बुक से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बुक का क्वेश्चन आएगा, और अगर ये सब क्वेश्चन आ गया तो तुरंत करके हट जाओगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन तो आएगा, करोगे, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, बस ये बात है ना, वैसे टाइम नहीं लगेगा। अगर चाहते हो कि टाइम बच जाए तो 2 बार करने के बाद बस रिवीजन करोगे, 2-3 बार, याद हो जाएगा आंसर। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो आंसर आता है π/8 log 2। π/8 आता है ना, कैसे आता है करके दिखाएं, देखो, इसे बोलते हैं आई, बोलेंगे आई इक्वल टू जीरो, क्या, 0 to π/4, ठीक है, log 1 प्लस tan x, लिखेंगे 1 प्लस tan x dx लिखेंगे, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, इसमें लगा प्रॉपर्टी नंबर 4, देखो, जब इसमें हम लोग लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 to π/4, ठीक है, log, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस tan, ठीक है, ये हो जाएगा π/4 प्लस x, और यहाँ पे dx। अब तुम्हें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिए, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 90 तो है नहीं कि cot थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan a प्लस b का लगा देंगे फॉर्मूला, और उम्मीद करेंगे अगर चैप्टर 2 अगर बहुत अच्छे से पढ़े होगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से ना, तो तुम्हें पता होगा कि जो ये फॉर्मूला होता है, ये 1 प्लस tan x आएगा, और नीचे आएगा 1 माइनस tan x। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है, क्योंकि tan 45 प्लस x का लगाओगे फॉर्मूला कि tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला करोगे तो इतना आएगा, इतना कर लोगे हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखो सॉल्व करो, देखो फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, एलसीएम लोगे, ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो हमारा देखो आ जाएगा आई इक्वल टू 0 to π/4, ठीक है, log 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस tan x dx। ठीक है, अब देखो ये tan से tan कट जाएगा, ठीक है, देखो ऊपर log 2 बचेगा, तो 0 से π/4 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा log 2 माइनस है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4, इतना होगा, प्लस है कि माइनस, प्लस,
चलो ये प्लस माइनस नीचे हो जाएगा माइनस, बस इसी को सिंप्लीफाई करो पूरा आप। सेम टू सेम नहीं है, कटना चाहिए, सेम टू सेम क्या नहीं है, ये माइनस में है और इधर इधर प्लस में दिया है। log 1 प्लस 10x से इधर कितना है, माइनस है, कहाँ हो गया, अच्छा ये चीज़ ठीक है। ये क्या होगा, पाई माइनस एक्स होगा ना। चलो तो इसे कर दो भैया पाई माइनस एक्स, ठीक है, पाई माइनस एक्स रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलो तो नीचे प्लस रहेगा ना, क्योंकि प्लस बनना चाहिए, क्योंकि जब प्लस बनेगा तभी तो वो सेम टू सेम आएगा, वो सेम टू सेम आना चाहिए ना। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस में 1 माइनस में 10 और ये रहेगा प्लस में 10, ठीक है, आराम से ना। देखो जब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था, ठीक है, a माइनस एक्स ना, तो पाई 4 माइनस एक्स करेंगे ना, तो 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो नीचे प्लस रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, ऐसा बनेगा सेम सिस्टम। अब देखो ये मेरा आई होगा, ठीक है, वो मेरा आई हो जाएगा, यहाँ पे dx रहेगा, ठीक है, ऐसे वो मेरा आई होगा ना समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, ये मेरा आई मिलेगा, इधर करोगे 2i हो जाएगा, और जब काटोगे तो कितना जाएगा, पाई बाई 8 आएगा। चलो अब बताओ इसका आंसर। बोला है किसी समुच्चय n में, ठीक है, किसी समुच्चय n में, ठीक है, बोला एक संबंध r दिया है a कॉमा b का, ठीक है, और बोला है कि a बराबर b माइनस 2 और b का मान देखो 6 से बड़ा है, ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें कौन सा पेयर जो होगा जो हमारा सही होगा, ठीक है, कौन सा पेयर जो होगा हमारा सही होगा, ये में टिक करना है, बताओ फटाक से। ये तो बहुत सिंपल है ना, b का मान 6 से बढ़ा लो, अगर हम b का मान 6 से बढ़ा लेते हैं 7, तो अगर हम b बराबर 7 रखे ना, सोचो अगर हम b का मान अगर 7 ले ले, b का मान 7 ले, तो a का मान कितना आएगा, तो b का मान 7 रखो, 7 माइनस 2 5 आएगा। तो कहने का मतलब सर जी 5 और 7 का पेयर बनेगा, तो क्या 5 और 7 ऑप्शन में है, नहीं है, तो मतलब e नहीं होगा। अब b का मान 8 ले लो, अगर हम b का मान 8 लेते हैं ना, देखो तो b का मान वहां पे 8 रखो, तो 8 माइनस 2 6 आएगा, तो ये बन जाएगा 6,8। तो क्या 6,8 है, तो हाँ 6,8 शायद है ना, तो 6,8 ठीक हो जाएगा। चलो बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, बताओ ये कैसा संबंध है, ठीक है, एक्स वाई का भाई है, तब ये आर कैसा संबंध होगा। और बोले थे कि जो भी तुम संबंध पढ़ो तो संबंध वाले में हर एक संबंध को 1 से 2 बार करके वो संबंध भी प्रैक्टिस करके याद कर लेना कि बराबर होने का संबंध कैसा होता है, ग्रेटर देन होने का संबंध क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होने का संबंध क्या होता है, ठीक है, लंब होने का संबंध क्या होता है, समांतर होने का संबंध क्या होता है, ठीक है। ये सब जो संबंध है, इन सब सारे संबंध को अच्छे से याद कर लेना, और याद तभी होगा जब 1 से 2 बार लगाए रहोगे, कम से कम 2 से 3 बार। देखो जैसे भाई होने का संबंध क्या होता है, केवल संक्रामक होता है, सम्मित नहीं होता है ना, ठीक है। अगर चैप्टर फर्स्ट पढ़ोगे तो अच्छे से याद होगा ना, कि अगर चेक करना है सतुल है कि नहीं, तो सतुल मतलब होता है सेम टू सेम, ठीक है, स्वयं का स्वयं से संबंध। जैसे बोलेंगे कि एक्स वाई का भाई है, ठीक है, अगर एक्स वाई का भाई है, इसमें अगर हमें चेक करना है कि सतुल है कि नहीं ना, तो क्या बोलते हैं कि सर जहां पे एक्स है वहां तो एक्स रहेगा ही रहेगा, जहां पर वाई है वहां पर भी एक्स लिखेंगे, और फिर उस संबंध को दोबारा से रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे, बोलेंगे एक्स एक्स का भाई है। तो ऐसा तो होता नहीं है, ये तो गलत है, तो इसका मतलब क्या है, सतुल नहीं है, ऐसे चेक करेंगे ना। सम्मित चेक करना होगा, तो जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x कर देंगे, ठीक है, मतलब जैसे x और y लिखा है तो y की जगह पे x और x की जगह पे y कर देंगे, और फिर उसी सेम संबंध को पढ़ेंगे, देखेंगे सत्य है कि नहीं, अगर सत्य होगा तो बोल देंगे सम्मित है, ठीक है। तो जो संबंध होता है ये भाई होने का संबंध, ये सतुल नहीं होता है, सम्मित नहीं होता है, संक्रामक होता है, ठीक है। चलो और ये सब तो याद होना चाहिए, सब करवा चुके हैं, ठीक है, सब करवाए हैं, और अगर नहीं याद है तो अच्छे से देखो फिर से एक बार रिवीजन कर लो, अच्छे से पढ़ लो,
और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि अब इसके बाद डाउट ना रहे, बस क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। जैसे ये सवाल दिख रहा है, अब इस सवाल को देख के सोचना न पड़े कि यार कैसे चेक करेंगे, स्वतुल कैसे चेक करें, समित कैसे चेक करेंगे, संक्रामक कैसे चेक करें, ये सब बता दिया गया है। ठीक है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस भी करवा दिया गया है। और बोले कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इतना रहे कि याद हो जाए, 2 बार 3 बार करने पर आंसर याद हो जाना चाहिए एकदम, लेकिन 2 बार 3 बार अच्छे से करना पड़ेगा तब ऐसा होगा। ठीक है, बताओ लंब होने का संबंध क्या होता है? तो लंब होने का संबंध हम लोग पढ़ें कि अगर जब 2 रेखाएं लंब होती हैं तो लंब होने का संबंध क्या होता है? सममित। क्या होता है? लंब होने का संबंध केवल सममित होता है। याद है कि नहीं? बताओ, सी 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 होगा ना, सी ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई, पता है ना कि अगर एक्स और वाई, सोचो अगर एक्स वाई 2 रेखाएं हैं, अगर ये दोनों आपस में लंब है, ये रेखा है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, रेखा है, अगर एक्स वाई पर लंब है तो वाई एक्स पर लंब है, मतलब सममित है। ठीक है, सतुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक्स एक्स पर लंब है ऐसा बोलेंगे तो गलत लग रहा है, तो नहीं होगा। और संक्रामक चेक करना तुम लोग की जरूरी है, तुम लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं कि संक्रामक तुम लोग चेक करो कि संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, चलो ये बताओ, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एवं रेखा एक्स प्लस वाई द्वारा से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? फटाक से बताओ तो। अभी ये क्वेश्चन हम लोग कुछ दिन पहले किए थे, अभी ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले हम किए थे और बताए थे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट बिना समाकलन का यूज किए, क्योंकि ये समाकलन का अनुप्रयोग है। ठीक है, जिसमें हम लोग निकालते हैं एरिया, उस चैप्टर का सवाल है और बोले थे कि इस चैप्टर का सवाल को तुम्हें बिना समाकलन के यूज किए करना है कि थोड़ा फास्ट बने ना। देखो, सोचो अगर ये वृत्त है, ये वृत्त पूरा दिया नहीं है, यहाँ पे होगा 4। ठीक है, जब ये वृत्त होगा तो ऐसे बनेगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी और जो त्रिज्या मिलेगी, त्रिज्या 2 के बराबर होगी। और अगर इसकी त्रिज्या 2 है तो हमको पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर मतलब पाई 2 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब देखो, और अगर हमें इस रेखा ग्राफ बनाना है, देखो रेखा का ग्राफ बनाने का सिंपल सा फंडा है। क्या बताएं? अगर चैप्टर 8 का 1 शॉट यूट्यूब पर जो है उसे देखे होगे, नहीं देखे हो तो जाओ देखो, उसे 2x स्पीड पे करके देखो, रिवीजन करो फटाक से कि अगर कभी कोई रेखा होती है, रेखा का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग 2 बिंदु निकालते हैं, x का मान रखेंगे 0, y का मान आएगा 2, तो एक बिंदु मिलेगा 0,2। कितना मिलेगा? एक बिंदु मिलेगा 0,2। इसी में फिर दोबारा करेंगे, फिर रखेंगे y का मान 0, तो x का मान आएगा 2, तो दूसरा बिंदु मिल जाएगा 2,0। और इन्हीं 2 बिंदुओं को दिखा के हम मिला देंगे तो हमें इस रेखा का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बनाते हैं और देखते हैं एरिया कितना आता है फटाक से। देखो, अगर हम ये किए, ठीक है, ये कर दिए, एक वृत्त बना दिए। ठीक है, लग रहा है ना वृत्त? चलो भैया, लग तो रहा है हमको भी। ये वृत्त हो गया। अब देखो, इस वृत्त का जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया 4 पाई है, टोटल एरिया 4 पाई है। क्लियर है ना? अब देखो, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 2। 2 कहने का मतलब है कि इधर जाएगा 2 मात्रक, अगर इधर गया 2 मात्रक तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,2। ठीक है, ऊंचाई पर भी 2 ही होगा क्योंकि त्रिज्या 2 है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,2 होगा। इधर भी 2 ही होगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है? हाँ भैया, नहीं है। चलो अब रेखा बनाते हैं, रेखा को बना दे, आओ। 0 2 और 2 0, तो रेखा को मिलाते हैं। एक बार देखो बता देंगे, उसके बाद तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको देखो ये एरिया चाहिए बस भैया। अगर हमें ये एरिया चाहिए तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देखो हम बता रहे क्या बोलेंगे। हम बोलेंगे कि पहले सर जी इसका एरिया निकालिए। बताओ इसका, बताओ एरिया कितना होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा? पूरे का 4 पाई है, तो मतलब ये वाला पाई, ये वाला पाई, ये वाला पाई, ये वाला पाई। ठीक है, अगर टोटल 4 पाई है तो इसका एरिया पाई 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 हो गया, तो इसका एरिया कितना आएगा? पाई आ गया। ठीक है, अब उसमें से क्या करेंगे? उसमें से क्या करेंगे? जो देखो नीचे दिख रहा है इसका एरिया घटा दो। ठीक है, ये त्रिभुज का एरिया घटा देंगे, तो बोलेंगे पाई में से इस
त्रिभुज का एरिया घटा देंगे तो जो हमको एरिया चाहिए वो एरिया मिल जाएगा। तो पाई में से घटा दो कितना, त्रिभुज का एरिया कितना होगा, बोलेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आंसर कितना आ जाएगा पाई माइनस 2। आंसर कितना आ जाएगा पाई माइनस 2। देखो ये टोटल एरिया पाई था, इस पाई में से इस त्रिभुज का एरिया घटा देंगे। त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई कर दोगे पाई माइनस 2 आएगा और ऑप्शन हो जाएगा ख से खरगोश। ठीक, चलो सही है। तो आंसर आएगा पाई माइनस 2। उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा। ठीक है, फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद देखना है हमें कौन सा निकालना है एरिया और फटाक से आंसर करना है। चलो इसका आंसर बताओ 60 वाले का। देखे इसका आंसर कितने लोग देते हो, बोला है y बराबर cos x है और y बराबर sin x है, तो 0 से पाई के बीच में बताओ एरिया कितना आएगा। चलो ये देते तुम लोग के लिए होमवर्क। चलो ये है तुम लोग के लिए होमवर्क, देखते तुम लोग कितने तेज हो। π/4 और फिर ये π/2। ठीक है, तो साइन है तो भैया साइन तो जाएगा ऐसे या ऐसे, सही बात है ना, साइन गया ऐसे, और कॉस है तो कॉस जाएगा इससे। ठीक है, कॉस जाएगा और बीच में ये। ठीक है, और ये देखो हमको एरिया चाहिए। ठीक है, हमको देखो क्या चाहिए, दिख रहा है सबको, देखो हमको देखो ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, अगर हमको देखो ये वाला एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, देखो भैया सुनो देखना ना, देखो ये ऊपर दिख रहा है cos x, ये cos x है ना, दिख रहा है ना cos x भैया, ये cos x है। ठीक है, तो cos x से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो cos x से घिरा क्षेत्रफल निकालोगे, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, बोलोगे 0 से π/4 तक cos x से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें से घटा देंगे, घटाएंगे, कौन सा घटाओगे, sin x, देखो ई वाला घटा दोगे ना, किससे, 0 से π/4 sin x से घिरा क्षेत्रफल। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, देखो ऊपर क्या है cos x, तो cos x से घिरा क्षेत्रफल cos x dx 45। ठीक है, और फिर घटाओगे नीचे वाला sin x से घिरा क्षेत्रफल, बस घटा दो और इसके बाद अपना सॉल्व करो और आंसर लेके आओ। बताओ आंसर कितना आएगा, एक बार सब लोग फटाक सॉल्व करो देखे तो। भैया cos x का समाकलन माइनस में होता है, माइनस में cos x होता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसमें रखो लिमिट, और लिमिट रख के बताओ कि आंसर कितना आएगा। थोड़ा हम भी देखें कि कितना आ रहा है तुम लोगों को, जल्दी से। चलो तो इसका भी आंसर आएगा ख। ठीक है, √2 - 1। ठीक है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें भैया मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करना आराम से, √2 से परमेयीकरण करना, सॉल्व करना, आंसर आएगा √2 - 1। ठीक है, √2 कॉमन करके काट देना, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √2 - 1। क्लियर है। चलो इसका बताओ आंसर कितना आएगा, बोला है एक परवलय है y² बराबर 4ax और नाभि लंब जीवा के बीच घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। चलो देखे कितने तेज बहादुर हो तुम लोग, थोड़ा सा अपना चालाकी दिखाओ, फटाक से दिखाओ चालाकी, जल्दी जल्दी। जल्दी देखो, पहले बनाएंगे परवलय, आंसर बता दें। देखो इसका आंसर आएगा 8/3 a² आएगा। कैसे आएगा बता रहे, देखो याद कर लेना, देखो याद करो फॉर्मूला बताया था ना कि अगर कोई परवलय है और परवलय हो और देखो नाभि लंब है, नाभि लंब मतलब जो उसके नाभि से होकर जाए, मतलब जो इस रेखा का समीकरण होगा वो x बराबर a होगा। ठीक है, तो किसी परवलय से और अक्ष के समांतर रेखा से घिरा जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 x × y। याद है कि नहीं हीरो लोग, बताओ
हीरो लोग याद है, हीरोइन लोग से पूछ रहे हैं, याद है ना फॉर्मूला 4/3 x इंटू वाई। कब? जब अक्ष के समांतर रेखा दियो, या x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर। तो वो क्या है? y अक्ष के समांतर है, x बराबर है। ठीक है, तो अगर हमसे ये वाला एरिया पूछता है तो इस वाले एरिया का जो मान होता है वो होता है 4/3। याद आ रहा है? 4/3, x का मान a, y का मान यहां पर रख के निकाल लो तो आ जाएगा 4a। ठीक है, 4a मतलब 2a आ जाएगा, 2a मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8a का स्क्वायर बटे में 3। बोलो सही है? उम्मीद करेंगे याद आया होगा। याद तो आया होगा ना, ये तो है ना, एकदम भूल गए होगे, एकदम मत तो बनोगे नहीं। चलो ये बताओ, अब देखिए इसका आंसर कितने लोग सही देते हो। बोला है एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब पर घंटे की दर से गेहूं भरा जाता है। भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर क्या है? बताओ, फटाक से देखा जाए जल्दी से। ठीक है, हमसे बोला है कि भैया एक बेलनाकार है, टंकी है, लो एक बेलनाकार टंकी होगी भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिसमें देखो लिखा है टंकी में 314 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर घंटे की दर से गेहूं भरा जाता है। मतलब उसमें आयतन के परिवर्तन की दर। देखो इतना हम सोचना बता चुके हैं कि अगर ये मीटर क्यूब लिखा है, मीटर क्यूब मतलब आयतन के परिवर्तन की दर। अगर मीटर स्क्वायर लिखा होगा तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अगर मीटर क्यूब है तो आयतन के परिवर्तन की दर कितना दिया है? 314। बस हो गया, प्रति घंटा, घंटा मतलब टी से दिखाएंगे और क्या। बोला है उसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या भैया आर बराबर है 10 मीटर, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये चीज हमको पता है ना कि त्रिज्या दिया है 10 मीटर, और उसके बेलनाकार टंकी में जब हम गेहूं भर रहे हैं तो गेहूं भरने से क्या होगा? उसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो आयतन में जो परिवर्तन का दर है वो दिया है 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा, इतना दे दिया। ठीक है, फिर बोला है तो गेहूं की गहराई की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। भैया जब गेहूं भरा जाएगा इसमें तो इसके गहराई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई के वृद्धि दर कितना होगा? dh/dt कितना होगा, ये हमको चाहिए। अब बताओ dh/dt कैसे मिलेगा? भैया ऊंचाई का समय के सापेक्ष करना पड़ेगा औकलन। अब ऊंचाई का समय के सापेक्ष औकलन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे फार्मूला। ठीक है, अब क्योंकि ऊंचाई किस फार्मूले में आएगा? आयतन के फार्मूले में आएगा। और देखो हमें आयतन का परिवर्तन का दर दिया है तो हम एक काम करेंगे, लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब क्या करो, दोनों पक्षों का भैया टी के सापेक्ष कर दो औकलन। अब ये पाई आर का स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे dh/dt हो जाएगा। ठीक है, आर कांस्टेंट है क्योंकि आर का मान 10 दिया है तो आर कांस्टेंट है, आर का मान हम 10 रखेंगे। यहाँ पे देखो इसका मान हो जाएगा 314, ये हो जाएगा पाई का मान 3.14, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 10 का स्क्वायर और फिर dh/dt। अब इसके आगे की कहानी तुम लोग खुद से कर लोगे, और करने के बाद देखोगे तो आंसर आएगा 1 मीटर क्यूब पर आर। करके देख सकते हो, करके देख सकते हो भैया। 314 गुणे करोगे कट जाएगा, कटने के बाद जो आंसर आएगा 1 मीटर क्यूब पर घंटे आएगा आंसर। ठीक है, चलो तो उम्मीद करेंगे कुछ कुछ गया होगा दिमाग में, नहीं गया होगा तो एक बार फिर से देखना और नोट करना, फिर समझना, उसके बाद फटाक से आंसर देना। ठीक है, तो अभी तक समझ में आ रहा होगा कैसे करना है ना। इतना स्पीड बहुत है, तुम्हें इससे ज्यादा स्पीड से करना है। 20 क्वेश्चन 10 मिनट, 20 क्वेश्चन 5 मिनट, ये 20 क्वेश्चन 5 मिनट 10 मिनट में हो जाने चाहिए ना। जिसको नहीं आ रहा उसको पूरा बता रहे कि भैया पूरा कर लो। ठीक है, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं होगा, तो अच्छे से पूरा एक जगह कर लो, एक जगह नोट कर लो, और साथ साथ में सॉल्यूशन भी नोट कर लो। ठीक है, कि ये पता रहे कि हाँ इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर इतना आएगा, और इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन भी साथ में कर लेना बगल में, क्वेश्चन के जस्ट नीचे ना।
और जो क्वेश्चन सिंपल है तो उसे तो डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बताओ, बोला निम्नलिखित में से किस अंतराल में y इक्वल टू एक्स के स्क्वायर इंटू में e के पावर माइनस एक्स वर्धमान है। तो बताना है, बताओ किस अंतराल में वर्धमान है। देखो अब अंतराल तो निकालना है नहीं, हमको अंतराल दिया है, अंतराल दिया तो क्या करेंगे, बस औकलन करेंगे फटाक से। इसका औकलन करो, औकलन करेंगे भैया, एक्स का स्क्वायर आएगा, ई के पावर माइनस एक्स आएगा, इंटू माइनस वन आएगा, प्लस में ई के पावर माइनस एक्स आएगा, इंटू में 2x आएगा। औकलन करना है, बस औकलन करो और क्या। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा एक्स के पावर, एक्स कॉमन कर ले, एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा माइनस एक्स प्लस में 2। इतना आंसर, बस बात खत्म। ठीक है, इतना हो गया आंसर, सही है ना। माइनस एक्स प्लस में 2 आया है, और हमसे पूछा बताओ किस अंतराल में ये वर्धमान है। तो भैया बताओ अब किस अंतराल में ये वर्धमान तुम्हें लग रहा है। एक्स कॉमन करेंगे, ठीक है, माइनस एक्स प्लस में 2 आ जाएगा, सही बात है। चलो अब बताओ किस अंतराल में वर्धमान है। ठीक है, अंतराल देखो चाहो तो निकाल सकते हो, अगर उसे हम करेंगे 0 के बराबर, मान लो अगर हम लोग इसे 0 के बराबर करेंगे, वैसे देखो अंतराल निकालना है नहीं, ठीक है, क्योंकि यार हमको अंतराल जब दिया ही है तो अंतराल क्या निकालोगे। अंतराल दिया तो अंतराल निकाल चेक करो। देखो एक लिखा है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। अब देखो ये तो कभी ऐसे होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें अंतराल बनेगा 0 से फिर होगा नहीं। ये चेक करो, अगर हम -2 से 0 के बीच लेते हैं, ठीक है, तब ये होगा कि नहीं। ठीक है, तो -2 से 0 के बीच कोई भी एक बिंदु उठाओ और वहां पर रख के देख लो। तो अगर हम मान लेते हैं कितना, -1, अगर x का मान लो -1, तो -1 प्लस 1 3 आ जाएगा वर्धमान। ठीक है, पहले अंतराल निकाले, पहले आओ तो। ठीक है, पहले इसको 0 के बराबर करो, क्योंकि उल्टा पुल्टा हो जाएगा। देखो करोगे तो देखो एक तो मिलेगा भैया, इसको करेंगे 0 के बराबर, इसको करेंगे और इसको करेंगे, दोनों करेंगे ना, तो एक देखो मिलेगा x इक्वल टू 0, क्या मिलेगा, एक मिलेगा x इक्वल टू 0 और एक मिलेगा x इक्वल टू कितना 2। ठीक है, ये मिलेगा। तो जो इंटरवल बनेगा रेखा पर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक तो बनेगा, ये बनेगा 0 वाला, ये बनेगा 2 वाला। तो अंतराल ये बना ना, जो एक्चुअल मेरा अंतराल रहेगा। तो देखो ये तो कभी अंतराल आया नहीं, ये अंतराल कभी आया नहीं, बचा ये दोनों। तो इन दोनों में हमको चेक करना पड़ेगा। अब इन दोनों में चेक करो, ठीक है, क्योंकि जो जो सही अंतराल मेरा आ रहा है सॉल्व करने पर ये आ रहा है। तो अब इसमें क्या करते हैं, अंतराल बनाते हैं माइनस अनंत से 0 तक, ठीक है, 0 से 2 तक और 2 से लेके अनंत तक। ठीक है, अब इस अंतराल में चेक करो, ठीक है, तो 0 से 2 के बीच में लो। ठीक है, अगर हम लोग x का मान लेते हैं 0 से 2 के बीच में, मान लो x इक्वल टू ले लिए 1। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिए भैया, x इक्वल टू 1 ले लिए और x इक्वल टू 1 ला के यहाँ रखेंगे, देखेंगे आंसर प्लस आ रहा है कि माइनस। देखो ये तो हमेशा प्लस होगा, ठीक है, इसको मत ध्यान देना ना, क्योंकि e के पावर माइनस एक्स है ना, तो तुम x का मान कुछ भी रखो प्लस आएगा। देखो जैसे अगर e के पावर माइनस एक्स है, तो अगर हम इसे लिख देंगे ना 1 अपॉन में e के पावर x। ठीक है, अब तुम x का मान कुछ भी लो, x का मान कुछ भी लो, यहाँ पर रखो, सॉल्व करोगे तो आंसर जब भी आएगा 0 से बड़ा आएगा और प्लस में आएगा। तो ये तो कभी निगेटिव होगा नहीं, बस डिपेंड करेगा सर जी यहाँ पे x का मान रखिए और यहाँ पे x मान रखिए, सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो अगर हम रखते हैं x इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 प्लस 2, तो +1 आएगा, तो मतलब इसके लिए तो वर्धमान होगा। ठीक है, वर्धमान होगा, तो आंसर होगा 0 से 2। ठीक है, काम खत्म। अब इसको चेक करना ही नहीं है यार, इसको क्या चेक करोगे, जब एक ऑप्शन सही हो गया तो उसका मजबूरी है उसका सही होना, अब और कुछ चेक करना है ही नहीं। ठीक है, बट फिर भी चेक कर लो एक बार, देख लो, आओ चेक कर देते हैं। अगर हम इसे चेक करते हैं 2 से अनंत तक के लिए, तो मान लो हम लोग ले लिए सर जी x इक्वल टू 3 ले ले, क्योंकि हम x का मान कुछ भी ले सकते हैं ना, 3 4 5 कुछ भी। तो x इक्वल टू 3 ले लो और यहाँ पर लाकर रखो, तो यहाँ पर 3 रखोगे, ये तो प्लस रहेगा, यहाँ 3 रखोगे, -3 + 2 -1 आएगा, तो हासमान हो जाएगा ना, तो हासमान होगा, तो वही ऑप्शन सही होगा। चलो हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, लास्ट सवाल है। बोला है वक्र y बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 3x 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी। देखिए अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। देखो भैया
सही करना, गलती मत करना। अभिलंब की प्रवणता निकालनी है तो सबसे पहले निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्योंकि अगर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता पता चल जाएगी तो उसी का उल्टा कर देंगे, अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। बोलो ठीक है कि नहीं? तो करके दिखाओ फटाक से, कितना आंसर आएगा। पहले अवकलन करो, अवकलन करोगे डी वाई अपॉन में dx निकालोगे, उसमें x का मान रखोगे तो हम लोग को मिलेगा स्पर्श रेखा का प्रवणता। और क्वेश्चन में पूछा है अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी, तो उसी का माइनस में उल्टा कर देंगे तो अभिलंब का प्रवणता आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा घ। ठीक है, कैसे होगा बता दें। देखो अगर हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन में dx आएगा 4x प्लस में 3 cos x आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग ठीक है x का मान रख देते हैं 0 तो आंसर आएगा 3। x इक्वल टू अगर रख दो 0 तो आंसर आएगा 3, क्योंकि e तो 0 हो जाएगा भैया, e तो 0 हो जाएगा ना, 0 गुणे खत्म हो जाएगा, और cos 0 का मान 1 होता है तो 3 आएगा। अब इसका निकालना है अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब होता है माइनस में 1 में स्पर्श की प्रवणता, तो माइनस 1/3 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो समझ में आया? चलो तो बस ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो सभी लोग बताना कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, किसका कितना सही हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, देखा जाए तुम लोग कितना सही दिए हो। ठीक है, और जितने लोगों का आंसर गलत हुआ है ना, ठीक है, वो लोग एक काम करेंगे, इन सब सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, स्पीड बढ़ा के 2x पे देखेंगे और आंसर माइंड में सोचेंगे कि यार इसका आंसर इतना होगा। ठीक है, माइंड में अपना आंसर देना है और देखना है कि अब हमारा आंसर सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और उम्मीद करना और ट्राई भी करना कि 20 के 20 क्वेश्चन सेकेंड टाइम में सही हो जाए ना। और ये तभी होगा कि इस क्लास को एक बार दोबारा से फिर से देखना। ठीक है, और उस टाइम आंसर कमेंट करना, लेकिन पहले एक बार सारे क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, देख लेना कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर इतना आता है, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है ना। पहले अपने कॉपी में कर लेना, उसके बाद जब भी तुम्हें शाम को या रात को टाइम मिले तो आराम से एक बार और देख लेना और फिर फटाक से सॉल्व कर लेना। मतलब आंसर बस कमेंट मत करना, आंसर अपने माइंड में देना कि इसका आंसर ये आएगा, फिर देखना कि अब मेरा आंसर सब सही हुआ है कि नहीं। अगर 20 का 20 सही हो गया तो समझ लो तैयारी हो गई सही से। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी बताना कि अभी कितना सही दिया आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर से तुम्हें इसी सबको अटेंड करना है ना, 2 बार करना है। अगर 2 बार कर लोगे तो सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, और सबका आंसर भी माइंड में सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इतना करो और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा। और बताना जरूर कि कितना आंसर सही किए हो। ठीक है।